Topic: Corporate Restructuring from Financial Management, Unit 3. What is corporate restructuring? It is the process of making changes in the composition of a firm. You will change the capital structure of a company. You will reduce the capital. You will downsize the employees. You will redesign the job positions and changing the reporting relationship. That means पहले आप किसी और को रिपोर्ट करते थे, अभी आप किसी और को रिपोर्ट करोगे. Okay. What is the need of corporate restructuring? Corporate restructuring is a need because we have to change the ownership structure due to a merger or takeover. Sometimes there is a bankruptcy, or sometimes other companies will buy out your company, and there is a lack of integration between the departments. Because of that merger, we have to go for mergers and acquisitions. So consolidating ma'am, there are some students in the waiting room, I think. Okay. Okay, we are starting now. This chapter is about corporate restructuring, और इसके ऊपर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है ये आपको मैं बताती हूँ. जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, आप जानते हो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स ओनर्स होते हैं, और उनसे हम लोग हेल्प लेंगे कि कंपनी लॉसेस में चल रही है. फ्रॉम मेनी इयर्स कंपनी इज गोइंग इनटू लॉस एंड वी वांट टू सेव आवर कंपनी. यहाँ पे कोई कंपनी सपोज बहुत ही ज्यादा लॉसेस में जाती है, तो यहाँ पे हम किसी न किसी से सपोर्ट लेते हैं. यहाँ पे हम ओनर्स से सपोर्ट ले सकते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स से सपोर्ट ले सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स से सपोर्ट ले सकते हैं, और जो है डिवेंचर होल्डर्स से आप लोग सपोर्ट ले सकते हैं. मतलब जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं कंपनी के बाहर, जो क्रेडिटर्स होते हैं, जो आपको रॉ मटेरियल देते हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते हो. अब कैसी हेल्प यहाँ पे बात की जा रही है. क्रेडिटर्स हमको क्या हेल्प करेंगे. क्रेडिटर्स का कुछ पैसा हमें लौटाना था, पेंडिंग था, तो हम उनको बोलेंगे हम लोग आपको अपने कंपनी के 40% शेयर्स दे देते हैं और बाकी 60% का हम पेमेंट करते हैं. या फिर हम 40% का अमाउंट कैंसिल करते हैं. वी विल नॉट बी एबल टू पे बिकॉज वी हैव लॉस्ट फ्रॉम मेनी ईयर्स. तो यहाँ पे एडजस्टमेंट होती है. जो क्रेडिटर्स होते हैं वो सेक्रीफाइस करते हैं 40%. वो बोलते हैं कि ठीक है, बिकॉज द कंपनी इज इनटू सीरियस फाइनेंशियल क्राइसिस, देन दैट टाइम क्रेडिटर्स विल से दैट चलो ठीक है, जितना पैसा निकल रहा है उतना ले लो. ठीक है, ऐसी कंपनी जो बहुत ही ज्यादा क्राइसिस में, फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रही है, तो यहाँ पे बहुत लोगों को उसमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है. इसी कॉम्प्रोमाइज को हम रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं. यहाँ पे क्रेडिटर्स अपना कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कि 40% हम कैंसिल करते हैं, आप हमें पेमेंट्स मत करो. ऐसे ही इक्विटी शेयर होल्डर्स अपना कॉम्प्रोमाइज करेंगे. वो लोग बोलेंगे कि आप हम लोगों को शेयर वैल्यू कम कर दो, हमारे शेयर वैल्यू की 10 वैल्यू है, फेस वैल्यू आप 2 कर दो.
10 से 2 हो जाएगी। आप सोचो 8 रुपीज का सेक्रीफाइस, 10 रुपीज की फेस वैल्यू को 2 रुपीज कर दिया, तो ये सेक्रीफाइस हुआ। इस तरह से वो कंपनी की वैल्यू को, कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। तो जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कंपनी बहुत सारे साल से मतलब बहुत सारे ईयर्स से लॉसेस में चल रही है, उसको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ने, इक्विटी कैपिटल ने, डिबेंचर होल्डर ने, क्रेडिटर ने, बैंक ने, अभी आप बैंक के पास जाओगे, आप बोलोगे मेरा लोन तो मैं नहीं पे कर सकता हूँ। सो द प्रॉब्लम इज डेट सर्विसिंग प्रॉब्लम। आई मीन टू से, मुझे लोन तो मैंने लिया है, कंपनी ने लोन तो दिया है, लेकिन कंपनी को इंटरेस्ट पे करने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए। ईएमआई या जो इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट्स होते हैं वो भी कंपनी को पास नहीं है। तो ये डेट सर्विसिंग की प्रॉब्लम भी अभी आ चुकी है, ठीक है। और बहुत सारे एम्प्लॉयज को निकाल दिया है क्योंकि सैलरी पे करने के लिए भी पैसे नहीं है। सो दिस इज अ नेगेटिव रिएक्शन ऑफ एम्प्लॉयज के हम लोगों को पहले रखा फिर निकाल दिया। ये बहुत बड़ा लॉस ऑफ असेट है। आप किसी को एम्प्लॉय को निकाल देते हो तो ये सबसे बड़ा लॉस ऑफ असेट है। अब ये डेट सर्विसिंग प्रॉब्लम डिफिकल्ट है। अब जैसे कि रीपेमेंट ऑफ लोन, आप लोन का पेमेंट कैसे करोगे? इंटरेस्ट के पैसे नहीं है, लोन का क्या पेमेंट करने वाले हो, ठीक है। तो रीपेमेंट ऑफ लोन, यहाँ पे बैंक भी आपको हेल्प करेगी, बोलेगी ठीक है 50% का लोन तो दे दे, 50% का लोन तो अमाउंट वापस दे, 50% नहीं दे सकती है तो सम फर्म्स, सम कंपनीज विल गेट द restructuring by not paying the loan amount by 50%। वहां पे बैंक भी सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है, क्योंकि पूरा पैसा अगर नहीं देगी तो वो नहीं चलेगा। बैंक को भी तो कुछ अपने हिसाब से देखना है ना, कि हमारा बैंक नहीं बंद हो जाए, इसलिए बैंक वहां से 50% का कलेक्शन करेगी। तो इसमें पूरा डाउन साइजिंग हो रहा है कंपनी का। आप स्टाफ को निकाल रहे हो, जिनकी बहुत ज्यादा सैलरी है उनको आपने निकाल दिया, और न्यू स्टाफ आप रखोगे, न्यू पोजीशंस बनाओगे जहाँ पे आप प्रेशर रहेगा, काम का ज्यादा प्रेशर होगा और पैसे सैलरी कम मिलेगी। सो इन दिस वे द कंपनी विल कट द कॉस्ट एंड मेंटेन द प्रॉफिट मार्जिन्स। अब जैसे कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इनकी बहुत ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं ये लोग, तो ये किसी की हेल्प ले सकते हैं, बाहर वालों के साथ मर्ज हो सकते हैं जिनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए पहले आपको पूरा समझना पड़ेगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। आपको मैंने बताया कि यहाँ पे सब लोग मिलकर कंपनी को रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। वो सब लोग कौन है? फर्स्ट है बैंक, जहाँ से आपने लोन लिया था, वो आपको सेक्रीफाइस करेगी। बैंक विल सेक्रीफाइस दैट ओनली 50% अमाउंट यू कैन गिव बैक आउट ऑफ 100%। ओके। सेकेंड, क्रेडिटर्स, जहां से आपने रॉ मटेरियल लिया था, आपने पेमेंट सिर्फ 20% किया था, इमीडिएट पेमेंट 20% किया था और वहां पे 80% अमाउंट आपका कैंसिल किया था। क्रेडिटर्स ने बोला 80% अमाउंट कैंसिल, आप मत दो। फिर आपने और किसी से हेल्प ली होगी, जैसे इक्विटी कैपिटल, इक्विटी शेयर होल्डर्स से हेल्प लिया, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स ने बोला कि हमारा फेस वैल्यू पहले 10 था, अभी आप उसको 2 रुपीज कर दीजिए। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर आया, उसको आपने बोला कि आपका फेस वैल्यू 100 है, हम उसको 50 कर देते हैं, तो वो भी रेडी हो गए। उन्होंने बोला ठीक है, अब 100 से डायरेक्टली 50% डाउन कर दीजिए, हमारी वैल्यू चलेगा। तो यहाँ पे डिबेंचर होल्डर आएगा नेक्स्ट। डिबेंचर होल्डर बोलेगा कि आप मुझे डिबेंचर का पेमेंट करने वाले थे,
उसका पेमेंट आप मुझे 80% पेमेंट मत करना, खाली 20% पेमेंट करना। तो डिबेंचर होल्डर भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बाय सैक्रिफाइसिंग 80% ऑफ द अमाउंट। यहाँ पे वो लोग अपना लोन का अमाउंट जो उन्होंने डिबेंचर्स लिए थे कंपनी के, वो यहाँ पे वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, अपना अमाउंट यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं। या फिर किसी साल में हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दिया है। अब मैंने आपको पहले ही बताया, ये बहुत सालों से चल रहा है कि कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस में है। तो ऐसे केस में क्या होता है, ये प्रेफरेंस का डिविडेंड भी नहीं दे पा रहे हैं, बहुत साल से प्रेफरेंस डिविडेंड अरियर्स में है, तो वो भी प्रेफरेंस होल्डर्स ने माफ कर दिया। उन्होंने बोला ठीक है, इतने साल का प्रेफरेंस डिविडेंड, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड है हमारा, वो हमने माफ कर दिया, यानी हमने सेक्रीफाइस कर दिया। इसी को हम बोलते हैं सेक्रीफाइस बाय द स्टेक होल्डर्स एंड रिवाइविंग द कंपनी एंड फॉर्मिंग द न्यू कैपिटल स्ट्रक्चर। चलिए देखते हैं आगे क्या है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मीन्स रिवाइविंग द सिक कंपनी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट 15 एंट्रीज है, ये सब आपको नोट करके रखनी है। राइट डाउन, राइट ऑफ ऑल द फिक्टिशियस एसेट्स, P&L account, debit balance, preliminary expenses, discount on issue of shares, goodwill. If nothing is informed in the problem, then also you have to write off all the assets. अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में नहीं भी लिखा हो, एडजस्टमेंट में नहीं लिखा है राइट ऑफ द फिक्टिशियस एसेट्स, तो भी आपको ये सारे एसेट्स को राइट ऑफ करना है। ठीक है, ये कहाँ से आप राइट ऑफ करोगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से आप ये सारी चीजें राइट ऑफ करोगे। अब जैसे कि आपको पता है कि बैलेंस शीट में असेट साइड में ये सारी चीजें होती हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस बैलेंस, डेबिट बैलेंस मींस लॉस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, गुडविल, ये सारे एक्सपेंसेस जो है फिक्टिशियस है, ये एक्चुअल रियल एसेट्स नहीं है। तो इन सब को राइट ऑफ करने के लिए आप कैपिटल रिडक्शन अकाउंट लिख सकते हो, ये सारे क्रेडिट में आ जाएंगे। इनका डेबिट का वैल्यू क्रेडिट में आ जाएगा टू साइड, और डेबिट में आएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। इन सब का टोटल 94,000। ओके, नोट डाउन ऑल ऑफ यू। अब आप बताओ मुझे, कंपनी अगर लॉस में तो उसका गुडविल होता है क्या? गुडविल को आपको राइट ऑफ क्यों करना है? बिकॉज अ कंपनी विच इज इनटू लॉस, हाउ कैन इट शो द गुडविल इन द बैलेंस शीट? You have to restructure the balance sheet. You have to remove all the fictitious assets, because a loss-making company will never have goodwill in the balance sheet, right? So that's why even if nothing is given in the question, it is not informed to write off the fictitious assets. Then also you will write off. You will find out these 4 things in the balance sheet, and you will write off immediately by using the capital reduction account. Now, why we are using the word capital reduction? Because this is a temporary account we have opened to carry out the internal reconstruction. This is a temporary account we have prepared that will represent the sacrifice made by shareholders, debenture holders, creditors. Okay, so this account will finally go to capital reserve. If something is left, in this account after getting the sacrifice by shareholders, debenture holders, and after paying all the expenses, if something is there in the account on the plus side, debit side, then we will go and transfer this capital reduction amount to capital reserve account. Okay, so by reducing the value of stakeholders, you are reducing the debenture value, you are reducing the equity shareholder value, you are reducing the preference shareholder value, because they are sacrificing and you are reducing the value. And you are making a temporary account opening just for using that amount for writing off the fictitious assets. Okay, and finally it will go to capital reserve if something is left in this account. आपकी लायबिलिटीज कम होती जा रही है जैसे जैसे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आपको क्या मिल रहा है,
अगर शेयर होल्डर्स ने बोला कि हम लोग को डिविडेंड मत दो, तो आपकी लायबिलिटी कम हो जाती है सीधे सीधे, ठीक है। सो व्हेन you are preparing a capital reconstruction account or reduction account, you are waiving off your liability. So whatever unnecessary items, आपको ये राइट साइड में क्या दिख रहा है, ये सारे unnecessary items है, इसको राइट ऑफ करने के लिए आप कैपिटल रिडक्शन को यूज कर रहे हो। Capital reduction account is used to write off the fictitious assets. Next, increase in the value of asset. Increase in the value of asset. अगर आपकी किसी लैंड की वैल्यू बढ़ गई है, कंपनी के पास जो लैंड है जो पहले 1 CR में लिया था, अभी उसकी वैल्यू 20 CR हो गई है। जो कंपनी सिक है उसी ने लैंड खरीदा था बहुत साल पहले, उस लैंड की वैल्यू बढ़ गई है, तो रीवैल्यूइंग द असेट्स, इंक्रीज द असेट बाय डेबिटिंग द असेट। असेट की वैल्यू बढ़ानी है, लैंड अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट असेट है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। नेक्स्ट, रिडक्शन इन लायबिलिटी। लायबिलिटी अगर क्रेडिट साइड होता है, लायबिलिटी रिप्रेजेंट्स क्रेडिट साइड, इफ यू reduce liability it will be debited, liabilities account debit to capital reduction account। लायबिलिटीज को डेबिट क्यों लिखा है, क्योंकि हमें कम करनी है लायबिलिटी को। जैसे अगर इक्विटी कैपिटल को हमने रेड्यूस किया, उसकी फेस वैल्यू को रेड्यूस किया, तो उसका अमाउंट रेड्यूस हो जाएगा। जिस अमाउंट का रिडक्शन हो रहा है उसी को आपको यहाँ पे डेबिट साइड में लिखना है, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। When you reduce the liability, it will create capital reduction credit. Okay. This account will be credited. यहाँ पे भी हमने क्रेडिट में लिखा कैपिटल रिडक्शन। So whatever capital reduction, whatever you are writing off the liability or you are reducing the liability, that means you are creating income. And here also you are increasing the value of asset. This is also a income. Credit all income and gains. Credit all incomes and gains. तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे। नेक्स्ट इज फोर्थ, असेट लैंड सोल्ड एट अ प्रॉफिट। When you are selling your asset at profit, land is 50,000, asset value is 50,000, बैंक अकाउंट डेबिट 65,000 में सपोज सेल किया, बैंक में आपको पैसे आए 65,000 टू असेट अकाउंट 50,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस की जगह पे कैपिटल रिडक्शन लिखना है, यानी पीएनएल नहीं लिखना है अभी क्योंकि कंपनी को रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 15,000। You have sold land at 65,000 rupees. You will write bank account debit 65,000 to land account 50,000 to capital reduction account 15,000. Being profit on sale of asset transferred to capital reduction account. Next is 50% of creditors is paid in the form of equity capital and balance is waived off. Here creditors are sacrificing 50% of their amount. By waiving off, they are sacrificing 50% of the amount and rest of the amount they are taking shares from the company. Now when we are issuing equity capital, we will write to equity capital and creditor amount will come 25,000. Creditor account debit, creditors account debit 50,000
to equity capital 25,000 to capital reduction account 25,000. Creditors 50,000. $25,000. $65,000. 50,000 to capital reduction account 15,000. यानी यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की जगह पर हमने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट लिखा है. सो यहाँ पे एसेट की वैल्यू बढ़ गई, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्रेडिट, लायबिलिटी कम हो गई हमारी. क्रेडिटर्स का 50% हमने सेक्रीफाइस करवाया है 25,000. ये भी हमारे लिए इनकम है. नंबर 6 कंसोलिडेशन ऑफ अ शेयर. जो 10 रुपए का शेयर था उसकी वैल्यू हमने 100 रुपया कर दिया. ओके, 10,000 शेयर्स एट अ पेड ऑफ वैल्यू ऑफ 10. पहले हमारे 1 लाख की वैल्यू थी, अभी भी 1 लाख की ही वैल्यू है. कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स. अब इस प्रोसेस में क्या होता है, कंपनी अपना स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है, कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया है बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ शेयर्स. यहाँ पे आप देखोगे पहले 10,000 शेयर्स थे, 10,000 शेयर्स थे, फेस वैल्यू 10 थी, पेड अप वैल्यू भी 10 थी और अमाउंट था 1 लाख ओल्ड इक्विटी कैपिटल. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स को कम कर रहे हैं. जब हम कंसोलिडेशन करते हैं, कंसोलिडेशन में जो 10 रुपए का शेयर है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है. यानी कुछ शेयर्स को हम लोग कंसोलिडेट करेंगे तो वो 100 की फेस वैल्यू हो जाएंगी. 10,000 को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे, 10,000 को अगर आप इंटू करोगे 10 से, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 1 लाख. अब इसको हमें कैंसिल करना है. 1 लाख डिवाइड बाय 100, पेड अप वैल्यू हमने बढ़ा दी. 1 लाख डिवाइड बाय 100, you will get 1,000 shares. So the total nominal value remains same. यहाँ पे nominal value 1 लाख ही रहेगी, सिर्फ आपको number of shares कम हो जाएंगे. तो जिसके पास डीमैट में 10,000 शेयर्स हैं उसको सीधा 1,000 दिखेंगे, लेकिन वैल्यू उसकी अभी भी 1 लाख ही रहेगी. Value is equity capital account debit, face value 10, 1 lakh to new equity capital account rupees 100, 1 lakh.